सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र का पहला पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में आपने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैं उसकी थोड़ी सी आपको रूपरेखा देना चाहती हूँ कि इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसकी कौन कौन से प्रकार हैं। तो लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी, एकात्म शासन, संघात्मक शासन, संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ऐसे बहुत से सरकार होती हैं और अलग अलग देश अलग अलग शासन प्रणाली को अपने देश में लागू करता है। जैसे कि कुछ हम उदाहरण देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र प्रणाली है, अमेरिका में यूएसए में आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। भारत में आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न आपको अनुभव होंगे कि संसदीय प्रशासन प्रणाली किसे कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? तो इनका एक ही जवाब है कि प्रत्येक देश के जो शासन प्रणाली होती है वह कैसी होती है, एक दूसरे के से अलग होती है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने के लिए हमें उनकी संस्थाओं के अंगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह संस्था कौन से हैं? इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। ये जो संस्था है इसमें 3 भाग हैं। एक है विधानमंडल, दूसरा कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका। इस पर ऐसे अलग अलग संस्थाएं होती हैं। तो विधानमंडल का कानून बनाने का कार्य होता है कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो विधानमंडल बैठकर आपस में वह डिस्कस करते हैं और कानून बनाते हैं। कार्यकारी मंडल उन कानूनों के प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है कि कार्यकारी मंडल का क्या काम होता है कि जो विधानमंडल ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करने का, प्रत्यक्ष रूप में उसे लागू करने का कार्य कार्यकारी मंडल करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है और संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाओं तथा अन्य अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। जो संविधान द्वारा यह जो 3 अंग मैंने आपको बताए, विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका, यह तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो संविधान में हमारे अधिकार क्षेत्र होते हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक वह लागू हो सकता है, यह हम इन तीनों के ऊपर से अध्ययन कर सकते हैं और इनका परस्पर संबंध होता है। ये संबंध किस रूप से होते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस पर चर्चा करने के लिए हमको शासन संस्था का स्वरूप निश्चित करना होता है कि जब तक हम शासन संस्था का स्वरूप निश्चित नहीं करते तब तक हमें इसके संबंध का स्वरूप की जानकारी नहीं मिल सकती। तो इसके आधार पर ही क्या करते हैं कि हम जो शासन प्रणाली है उसके मुख्य 2 रूप हमें दिखाई देते हैं। तो एक है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो शासन होता है वह संसद में बटे होते हैं। लोकतंत्र
हमारे भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोगों द्वारा नेता चुने जाते हैं और नेता चुनने के बाद में क्या किया जाता है, उसमें से एक मंत्री चुना जाता है जो पूरे देश का प्रधानमंत्री कहलाता है और वह प्रधानमंत्री पूरे कार्य को संभालता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखेंगे कि सभी का एक अध्यक्ष होता है। वह अध्यक्ष क्या करता है, उन पूरे देश का क्या करता है, बागडोर संभालता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र जी मोदी। वह लोगों द्वारा चुने गए। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि अध्यक्ष, आप देखेंगे कि यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो राज्य शासन की प्रणाली है वह क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। ये कहाँ से उसका जन्म हुआ है? इंग्लैंड से इसका जन्म हुआ है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। अलिखित है मतलब कि ये लिखित स्वरूप में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। आज भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा। वह अधिकांश उसका भाग सिर्फ हमको सिंबल के रूप में, संकेतों के रूप में पता चलता है। पार्लियामेंट भी वहाँ की उत्क्रांत संस्था है। पार्लियामेंट्री से ही, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ही वहाँ पे पूरे कार्य चलते हैं। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। कि जो पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली है, इसे किसने शुरू किया, किसने लागू किया? तो इंग्लैंड ने ही इसका शुरुआत की है और इसलिए इसका योगदान इंग्लैंड के लिए माना जाता है कि इंग्लैंड का इसमें बहुत सारा योगदान है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया कि जो इंग्लैंड में शासन था उसी को ही हमने क्या किया है, भारत में लागू किया है। उसको देखकर और हमने अपने भारत में भी क्या किया है, संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। अर्थात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है। दोनों की आप शासन प्रणाली देखोगे तो इंग्लैंड की और भारत की इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है। परंतु अगर हम देखें संस्थात्मक उद्देश्य के अनुसार इंग्लैंड की कुछ अलग उद्देश्य है और भारत के कुछ अलग उद्देश्य है। तो भारत की जो शासन प्रणाली है यह कैसी है, इंग्लैंड की अपेक्षा अलग है। तो आइए हम संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अब जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसको चलाने का एक ही प्रणाली है। इसे एक ही प्रणाली के अनुसार हम चला सकते हैं। और जो केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। जो विधानमंडल होता है, जो कानूनों को पारित करता है, कानून बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और भारत में इसमें 3 लोग यानी मिलाकर इसका संसद का निर्माण करते हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरे लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। अब राष्ट्रपति आपको पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यह निम्न और राज्यसभा उच्च घराने से बोलते हैं उन्हें। उसके बाद है संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है। अब संसद की जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं तो वह चुनाव के द्वारा क्या होते हैं, जनता द्वारा सीधे सीधे चुने जाते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है। उसके अधिक
हम उनको चुन नहीं सकते। निर्धारित समय अवधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं और इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती है उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है और बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। निर्धारित समय अवधि, समय निर्धारित होता है 5 साल, जैसे कि लोकसभा का चुनाव 5 साल में 5 साल के भीतर वह चुनाव होते हैं। उसका समय अवधि निर्धारित होती है। उसमें सभी राजनीतिक जितने भी दल होते हैं कि जैसे कि हमारे इधर राजनीतिक दल है, बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, ऐसे अलग अलग राजनीतिक दल हैं। सभी अपने अपने जो सहभागी होते हैं उसमें अपने अपने जो प्रतिनिधि है उसे खड़ा करते हैं चुनाव में और जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। और जिस दल के अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी अधिक नेता जो जीतते हैं, जैसे आधे से ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा अगर किसी एक पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को अगर वोट मिलते हैं तो उस दल को बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत का अर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा वो मत किसके पास है, उस पार्टी के पास है, तो उसकी ही क्या होती है, सरकार बनती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में किसका शासन लागू है, बीजेपी का लागू है। बीजेपी ने आधे से ज़्यादा सीटें जीती और जिसके द्वारा उनका बहुमत प्राप्त हुआ और बहुमत के द्वारा ही क्या किया गया, बीजेपी की सरकार बनी। कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी एक पार्टी को ज़्यादा वोट ने बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है कि 2-3 संघ जो राजनीतिक पार्टी है वो एकत्रित आते हैं और एकत्रित आने के बाद में वो बहुमत बनाते हैं और बहुमत के द्वारा फिर क्या होती है, सरकार बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। कि इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी तीनों की मिलीजुली सरकारें अर्थात गठबंधन की सरकार आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं। जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि हैं वे क्या होते हैं, सीधे सीधे विधानमंडल जो नियम लागू करते हैं, कानून बनाते हैं, उनके सीधे सीधे सदस्य बन जाते हैं। और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार बना सकता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने कुछ सहयोगियों को मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। अब जिस दल को बहुमत है, जिसने सबसे ज़्यादा वोट बटोरे हैं, उस दल का क्या होता है, उसी दल का प्रधानमंत्री नेता होता है। और वो भी जो भी चुने हुए जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। और चयन करने के बाद में प्रधानमंत्री भी क्या करता है कि अपना कार्य सुचारू रूप से अच्छे से चले, उसके लिए कुछ मंत्री पदों के लिए का भी क्या करता है, चुनाव करता है। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है। कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है। वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्व को भी निभाना पड़ता है। तो उसके बाद में जो होता है, संसदीय जो शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल एक होता है। तो कार्यकारी मंडल का जो कार्य होता है दोहरा होता है, उसको बहुत से कार्य करने होते हैं। तो सबसे पहला कार्य यह है कि उसे जो भी कानून विधानमंडल में पारित किए गए हैं, पारित अर्थात लागू किए गए हैं, उस कानूनों को क्या करना पड़ता है कि वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से उसे लोगों में लागू किया जाता है। और वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं। देखो, वो जो कार्यकारी मंडल
के जो रूप में कार्य करते हैं, वे विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं। इसलिए उन्हें विधानमंडल के भी कार्य करने पड़ते हैं, कानून पारित भी करने में उनका सहयोग होता है और उसे लागू करने के लिए भी उनका सहयोग लिया जाता है। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हमने अच्छे से देखी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पीरियड में। अगले पीरियड में हम और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।